मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, सफलता का दरवाज़ा तो हमेशा खुला रहता है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे पार कर पाते हैं कि नहीं। तो चलिए हम लोग को इसी एनर्जी के साथ अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। हम लोग अध्ययन कर रहे थे मित्रों एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 9 का। कक्षा 9 में हम लोगों ने अभी तक लेसन 2 का अध्ययन कर लिया है और आज हम लोग लेसन 3 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग लेसन 3 को स्टार्ट करते हैं। लेसन 3 में है हमारा अपवाह। क्या है? अपवाह है। इसके बारे में हम लोग देखे होंगे, शब्द हम लोगों ने शब्द सुना है कि अपवाह तंत्र। क्या है? अपवाह तंत्र जो नदी से जुड़ा हुआ शब्द है। तो चलिए पहले हम लोग अपवाह के बारे में देख लेते हैं। अपवाह शब्द जो है एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। क्या करता है? एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। एक क्षेत्र में नदी कैसी फैली हुई उसी की व्याख्या करता है। एक नदी तंत्र द्वारा, क्या है? एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी क्या है? विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी जो है क्या है? अमेजॉन है। क्या है? अमेजॉन है। अमेजॉन नदी है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो क्या है कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी मतलब कि सबसे ज़्यादा फैला हुआ क्षेत्र नदी का कहाँ पर है? अमेजॉन में है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अमेजॉन जंगल है, अमेजॉन नदी भी है। तो वही क्षेत्र में है, ब्राज़ील के आसपास, दक्षिण अफ्रीका, वो दक्षिण अमेरिका देश है मित्रों। वहीं पर महाद्वीप में जितने कई देशों के बीच में ये पूरा तंत्र फैला हुआ है। तो यहीं पर हम लोगों को ये ध्यान दे लेना है कि इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि विश्व में अपवाह तंत्र की दृष्टि से, किसके? अपवाह अपवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी क्या है? अपवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो हम लोगों को ध्यान देना है, सबसे बड़ी नदी अमेजन है। क्या है? अमेजन है। मतलब इसके अपवाह तंत्र में सबसे अधिक जल है। कहने का मतलब अगर हम लोग इसको आयतन की दृष्टि से देखें, किस दृष्टि से? आयतन की दृष्टि से, तो सबसे बड़ी नदी मतलब सबसे ज़्यादा जल इसी नदी के पास है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयतन की दृष्टि से या अपवाह तंत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो हम लोगों को ध्यान देना अमेजन नदी। कौन सी नदी? अमेजन नदी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और लंबाई के दृष्टि से, किस दृष्टि से? लंबाई के दृष्टि से पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो हम लोगों को ध्यान देना नील नदी। क्या है? नील नदी अफ्रीका में खास करके मिस्र से होकर बहती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। मिस्र है, नीचे भी जाती है कई देशों में। तो विश्व की लंबाई में क्या है? लंबाई में सबसे अधिक सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी है। और अपवाह की दृष्टि से, किससे? अपवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। लंबाई में नील है और अपवाह तंत्र मतलब आयतन की दृष्टि से अमेजन है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए हम लोग देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र द्रोणी क्या है? अमेजॉन नदी है। जबकि भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी क्या है? गंगा नदी है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी लंबी भी नदी ये है गंगा, और अपवाह द्रोणी की दृष्टि से भी सबसे लंबी नदी ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब आगे हम लोग देखते हैं हिमालय की क्या है? हिमालय की दो प्रमुख नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र। क्या है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं और इन नदियों ने पर्वतों को काट कर गार्ज का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? गार्ज। क्या क्या होता है मित्रों? मान लीजिए ये पर्वत बने हुए हैं और जब नदियां इधर से मान लीजिए ऊंचे से बहकर आती हैं और इसको काट देती हैं तो क्या होता है? एक चौड़ा रास्ता जैसा बन जाता है, नदियां इसी से बहती हैं। इसको क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्ज। इसका हम लोग चित्र देखेंगे, क्या है? गार्ज कहते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना। इससे जुड़ा एक शब्द है। अब प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां क्या होती हैं? पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे कि भारत की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो चलिए हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि नदी से प्रमुख नदी की विभिन्न अवस्थाएं हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मित्रों, सबसे पहले मान लीजिए किसी पहाड़ी क्षेत्र से या पर्वत से नदी निकल रही है। तो जहां से नदियां निकलती वहां चूंकि ढाल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी जल्दी नीचे चली जाती हैं, बहुत तीव्र गति से। तो कहने का मतलब नदियों की अवस्थाओं को हम मुख्य रूप से तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक ऊपरी भाग होता है और एक मध्य भाग होता है और एक होता है आपका निचला भाग। तो हम लोगों को ये ध्यान देना, तीन भाग होते हैं। अब जो ऊपरी भाग होता है वहां से नदियां बिल्कुल जल्दी से बहुत तेजी के साथ क्या होती हैं? नीचे की ओर बहती हैं। और मध्य भाग में आते आते यह क्या करती हैं? विसर्प का निर्माण करने लगती है, मतलब एक सर्पीलाकार चलती हैं। जब नदियों के सर्पीलाकार चलने की जो गति होती है, इससे जो आकृति बनती है नदियों की, इसको हम लोग विसर्प कहते हैं। हम लोगों को ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है? विसर्प होता है नदियों के सर्पीलाकार चलने की
जो अवस्था होती है। उसके बाद नदियाँ जब निचले स्थान पर पहुँचती हैं तो क्या करती हैं, ये गोखुर का निर्माण करती हैं। क्या करने मतलब कि गार्ज इनका बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के साथ में वो जो इनका विसर्प है उसके बाद में ये कहीं कहीं पर क्या होती हैं, कट करके मुख्य धारा से हट जाती हैं और एक अर्धचंद्राकार, क्या है, अर्धचंद्राकार आकृति बना लेती हैं, जिसको हम लोग गोकुल, और यहाँ पर क्या होता है, पानी भरा रहता है तो इसको एक झील का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की झील को गोकुल झील क्या कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं। ये लोगों को ध्यान देना है, पूछता जाता है गोखुर झील क्या होती है। तो क्या होती हैं कि नदियों की जब विसर्प की आकृति बिल्कुल कट करके उससे अलग हो जाती है और झील के निर्माण में अर्धचंद्राकार आकृति की हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं। ये हम लोगों को देखना है। और बाद में जब जहाँ पर समुद्र में नदियाँ मिलती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, त्रिभुजाकार आकृति, चूंकि उसके द्वारा निक्षेप लाए हुए इकट्ठा हो जाते हैं तो एक त्रिभुजाकार आकृतियाँ बीच बीच में बन जाती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। कहने का मतलब नदी के मुहाने पर बने त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा कहा जाता है, जो नदियों के बिल्कुल लास्ट की अवस्था में होता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। नदी से जुड़ी प्रमुख अवस्थाएं थी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोगों को ध्यान देना है कि चूंकि हम लोग नदी तप अपवाह के बारे में पढ़ेंगे मित्रों, तो हम लोगों को यह ध्यान देना है कि हमारे जो भारत की नदियां हैं, अपवाह तंत्र जो है हमारा, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो नदियों का अपवाह तंत्र, जो हम नदियों के अपवाह के बारे में अध्ययन करेंगे, तो जो नदियां भारत में हैं उसको मित्रों हम दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। कितने भागों में, दो भागों में। एक हम लोग देखेंगे, चूंकि यहाँ पूरा हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो हैं आपकी, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और एक होता है नीचे वाला जो आपका पूरा क्षेत्र है, इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो हम दो रूपों में बांटकर नदियों का भारत के अध्ययन करेंगे। एक होगा हिमालय की नदियाँ, कहाँ की, हिमालय की निकलने वाली, हिमालय की नदियाँ मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। और एक हम लोग अध्ययन करेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ, मतलब प्रायद्वीपीय क्षेत्र की, भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियाँ। तो दो तरह से हम भारत की नदियों का अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देख लेते हैं कुछ मित्रों, जैसा कि हम लोग देखें कि अभी ये क्या है, देखिए बिल्कुल पर्वतों को काट कर नदियाँ निकल रही हैं बीचों बीच से। देखिए ये नदी आपकी बीचों बीच से बहती हुई आ रही, और ये इस प्रकार की आकृति जो बनती है, पर्वतों को काट कर नदियाँ निकलती हैं, तो इसी को हम लोग गार्ज कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे। अब जैसा कि हम लोगों को हिमालय की नदियों में, सबसे पहले हम लोग हिमालय की नदियों का अध्ययन करेंगे। तो हिमालय की नदियों में हम लोग सबसे पहले सिंधु नदी का तंत्र का, किसका, सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। क्योंकि हिमालय से निकलने वाली, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं मित्रों, यहाँ से निकल करके सिंधु नदी सबसे ऊपर वाला क्षेत्र जा रहा है, पूरा तंत्र को सिंधु नदी तंत्र बोलते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है, तो सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है, बिल्कुल कश्मीर से होती हुई ये नदी निकलकर पाकिस्तान में जा रही है। तो नदी तो बड़ी है, लंबी है। एक हिसाब से अगर हम इसकी टोटल लंबाई देखें मित्रों, तो सिंधु नदी गंगा से बड़ी है। क्या है, गंगा से बड़ी है, लेकिन ये भारत में कम बह रही है, उसके बाद में पाकिस्तान में निकल जा रही है। तो हम लोग चलिए देखते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी तंत्र, उद्गम स्थान क्या है इसका, सिंधु नदी का मानसरोवर झील के निकट, तिब्बत का, हमें कहाँ पर, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। तो जैसा कि हम लोग ध्यान ध्यान दे रहे हैं मित्रों, ये है आपका, यहीं पर मानसरोवर झील है। आप इसको ध्यान से देखिए, यहीं पर मानसरोवर झील है। ये क्या है, मानसरोवर झील है मित्रों। ये हम लोगों को ध्यान देना है। यहीं से निकल करके सिंधु नदी और भारत होती हुई, और ये आपके पाकिस्तान में चली जाती है। और भारत में प्रवेश कहाँ से करती है, लद्दाख से। कहाँ से, लद्दाख में भारत से प्रवेश करती है। हम लोगों को ध्यान देना है। इसकी सहायक नदियाँ जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है, हुंजा है। ये पूछा जाता है कि सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी, तो हम लोगों को ध्यान देना है, जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है, हुंजा है। और इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। कितनी है, सिंधु नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, लेकिन भारत में कम ही बहती है। सिंधु नदी द्रोणी क्या है, सिंधु द्रोणी का एक तिहाई भाग कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर से, क्या है, जम्मू कश्मीर से लद्दाख, हिमाचल और पीर पंजाल में शेष। क्या होता है कि हम लोगों को ध्यान देना है कि भारत द्रोणी का एक तिहाई भाग, क्या है, एक तिहाई भाग कुछ अधिक भाग, क्या ना, एक तिहाई से कुछ थोड़ा से ज़्यादा भाग भारत के, कहाँ से, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से में है। और शेष पाकिस्तान में लगभग एक तिहाई से थोड़ा ज़्यादा, एक तिहाई से थोड़ा ज़्यादा मित्रों, बस कहाँ पर, भारत में है। और पूरा कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और भारत के किन किन राज्यों में है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर जैसा कि हम लोग जानते हैं, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, और उसके बाद में
हिमाचल है, पंजाब है, तो यहीं 3-4 राज्यों से होकर लगभग ये गुजरती है और शेष पूरी पाकिस्तान में यहाँ पर चली जाती है। उसके बाद में अरब सागर में गिर जाती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद में इससे जुड़ा हुआ एक शब्द है मित्रों, एक समझौता था भारत में, चूंकि ये नदी पहले भारत और पाकिस्तान जो है भारत का ही पार्ट था, तो जब बंटवारा हुआ तो इसका एक समझौता हुआ सिंध नदी के जल का, कि कितना जल भारत यूज करेगा, कितना जल पाकिस्तान यूज करेगा। तो इस प्रकार के समझौते को सिंधु जल समझौता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंधु जल समझौता। और ये कब हुआ था? 1960 में हुआ था। क्योंकि जब भारत पाकिस्तान के झगड़े की बात आती है तो ये जो समझौता बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। इसके अनुसार भारत इस नदी के प्रक्रम का संपूर्ण जल का केवल 20%, कितना है? इंडिया केवल भारत 20% इसका उपयोग कर सकता है। कितना प्रतिशत? 20%, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और शेष 80% करने का मतलब 80% पाकिस्तान इसका यूज करेगा, ये मतलब हम लोगों को ध्यान देना है। किसके अनुसार? सिंधु जल समझौते के अनुसार। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सिंचाई के लिए करते हैं। इसमें विवाद कहाँ से आ जाता है मित्रों, कि भारत जो है टरबाइन, हमारा देश टरबाइन लगा करके चालित उसके जल को रोकता नहीं। जैसे समझौते के अनुसार ये है कि भारत 20% से ज़्यादा जल को रोक नहीं सकता है, तो भारत क्या करता है, उसमें चलित क्या करता है, टरबाइन लगा देता है और वहीं से विद्युत बना लेता है, और पाकिस्तान इसका विरोध करता है, यहीं से जल विवाद का कारण होता है। तो हम लोगों को ध्यान देना है। सिंधु जल समझौता क्वेश्चन पूछा जाता कब हुआ था, तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच। हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला है हमारा गंगा नदी तंत्र। क्या है? गंगा नदी तंत्र। सिंधु के बाद में हमारा क्या आता है? गंगा नदी तंत्र आता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब गंगा नदी तंत्र तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गंगा भारत की बैकबोन है मित्रों। क्या है? बैकबोन है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो गंगा की मुख्य धारा क्या है? गंगा की मेन नदी जो है भागीरथी, कहाँ है? भागीरथी गंगोत्री से निकल करके, गंगोत्री हिमानी से निकलती है। कहने का मतलब जब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन इससे यही बनता है मित्रों कि गंगा जो है कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से। कहाँ से? गंगोत्री से गंगा का उद्गम स्थान है। गंगा गंगोत्री से निकलती है। किस रूप में निकलती है? भागीरथी नदी के रूप में पहले निकलती है। कहाँ से? गंगोत्री हिमानी से। अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर इससे मिल जाती है, और जब उत्तराखंड में प्रवेश करती है, ये कहाँ पर? उत्तराखंड में ये प्रवेश कर रही है। एक इधर से आ रही है, एक इधर से जा रही है, दो नदियाँ आ रही हैं। तो एक उत्तराखंड से, मतलब कहने का मतलब जब भागीरथी आगे आती है तो यहाँ पर उत्तराखंड में आकर के इसमें क्या है? अलकनंदा नदी। क्या है? अलकनंदा मान लीजिए, क्या है? अलकनंदा आकर इसमें मिल जाती है। और उत्तरांचल के कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में। ये हम लोगों को ध्यान देना, जहाँ पर मिलती हैं। कहने का मतलब दो नदियाँ आपकी आती हैं, एक इधर से आती हैं, एक इधर से आती हैं। यहीं पर देख लेते हैं, एक इधर से आएगी, एक इधर से आएगी। एक है आपकी भागीरथी। क्या है? भागीरथी है। और एक आपकी अलकनंदा। क्या है? अलकनंदा। जो दोनों पर जहाँ पर मिल जाती हैं, इसको क्या कहते हैं? देवप्रयाग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको बता रहा हूँ दोबारा करके मित्रों। देवप्रयाग कहते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। गंगा और अलकनंदा, मतलब भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिल जाती हैं वो देवप्रयाग है। यहीं से इसका नाम गंगा आगे हो जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग छोड़कर क्या होती है? हरिद्वार उत्तराखंड में है, यहीं से पर्वतीय भाग छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये हम लोगों को ध्यान देना है कि गंगा कहाँ से पर्वतीय भाग में प्रवेश करती है, तो उत्तराखंड के हरिद्वार से प्रवेश करती है, हम लोगों को ध्यान देना है। आगे है प्रायद्वीपीय उच्चभूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा और सोन। क्या है? चंबल नदी, बेतवा नदी और सोन नदी है। क्या है कि गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं, इसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि मान लीजिए आपकी गंगा नदी है, इसमें दो तरफ से नदियाँ आती हैं, एक इधर से आती हैं आकर के इसमें मिलती हैं, और एक कुछ नदी इधर से जाकर मिलती है। तो ये सब जो नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं, ये सब क्या है? गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो इसमें अध्ययन कहाँ से, कैसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है मित्रों कि कौन सी गंगा की कौन सी नदी दाएं तरफ से आ रही है। कौन? मान लीजिए ये बायां है। क्या है? ये बायां तरफ है, और ये आपका दायां है। क्या है? दायां है। तो इसमें जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये आपकी शारदा नदी है, घाघरा नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है। ये सब आपके बाएं साइड से आकर के गंगा में मिलती है, मतलब हिमालय से आकर के मिलती हैं। उसके बाद में नीचे से आपकी है चंबल नदी है, बेतवा नदी है, और इसको आप देख सकते हैं जैसे ये जा रही चंबल नदी, ये आपकी बेतवा नदी है। और उसके बाद में केन है, सोन है, इधर से जाकर के मिलती हैं। किस में मिलती हैं? गंगा में मिलती हैं। तो ये दाएं तरफ से, कहाँ से? दाएं तरफ से जाकर गंगा में मिल रही हैं, और ऊपर से जो आती हैं ये बाएं तरफ से मिल रही हैं। तो ये पूछा जाता है कि कौन कौन सी नदियाँ
बाएं तरफ से आकर मिलती हैं। तो जैसे आपकी क्या है, शारदा नदी है, घाघरा नदी है, गंडक नदी है, ये सब बाएं से आकर मिल रही हैं। और दाएं तरफ से मतलब नीचे की साइड से आपकी चंबल नदी है और बेतवा नदी है, केन नदी है, ये हम लोगों को ध्यान, सोन नदी है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए हम लोग देखते हैं। ये अर्ध शुष्क क्या है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये प्रायद्वीपीय भारत हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है। तो ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है, यहीं से ये निकल रही हैं जो कि जाकर गंगा में मिल रही। ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब क्या कह रहा है कि अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या है, अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी। कहने का मतलब है जब ये गंगा नदी आगे हमारी जाती है, मित्रों मैप में देख रहे हैं हम लोग, जाती है और बांग्लादेश में जा करके, और इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ये दोनों एक में मिल जाती हैं। मिलने से पहले जहाँ पर गिरने से पहले, चूंकि यहाँ पर बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, गिरने से पहले किस नाम से जानी जाती है, मेघना की। किस नाम से, मेघना से। कहाँ पर, तो हम लोगों को ध्यान देना बांग्लादेश में। कहाँ पर, बांग्लादेश में, चूंकि बांग्लादेश से होकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। और बांग्लादेश में गिरने से पहले यहाँ एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसको कहा जाता है सुंदरबन का डेल्टा। क्या कहते हैं, सुंदरबन का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, कौन डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा। किस नदी के द्वारा बनता है, तो हम लोगों को ध्यान देना है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्माण होता। कहाँ पर होता है, ये आप करके बस बांग्लादेश में जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और बांग्लादेश में, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया मित्रों, इसलिए कह रहा हूँ, बांग्लादेश में सुंदर नदी मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इसे मेघना नाम से जाना जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इन नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। इसी वन में क्या होता है, जो यहाँ वन पाया जाता है, इसी वन में विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। और यहीं पर रॉयल बंगाल टाइगर क्या है, बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, जो कि हमारा राष्ट्रीय पशु है। क्या है, राष्ट्रीय पशु है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। कौन है, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, ये हम लोगों को ध्यान देना। कहाँ पाया जाता है मुख्य रूप से, तो भारत में कई स्थानों पर पाया जाता है, और बंगाल में यहाँ सुंदरबन में पाया जाता था, इसीलिए इसका नाम रॉयल बंगाल टाइगर है। क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे मित्रों हम लोगों को ध्यान देना, जैसे मान लीजिए गंगा नदी है, तो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है और भारत की सबसे पवित्र नदी है। इसकी लंबाई कितना है, 2500 से अधिक। एनसीईआरटी के अनुसार, चूंकि ये क्वेश्चन आता है मित्रों, तो हम लोगों को ध्यान देना, एनसीईआरटी के अनुसार 25 लिखा है इस किताब में, एनसीईआरटी में 2500 से अधिक, 2500 किलोमीटर से अधिक इसकी लंबाई है। और कई स्थानों पर इसकी लंबाई 2525 कितना, 2525 किलोमीटर मिलती है, और कहीं कहीं 2510 किलोमीटर मिलती है, 2510 किलोमीटर मिलती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। लेकिन एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा गया है 2500। तो ज़्यादातर ऑप्शन आते हैं तो 2500 के आसपास ही नहीं रहेंगे, जो आएंगे लगभग एक ही ऑप्शन 2500 के आसपास रहेगा, तो हम लोगों को ध्यान देना। अगर 2525 रहेगा तो उसको मारेंगे, नहीं तो 2510 मारेंगे, या 2500 रहेगा, ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोगों को देखना है कि अम्बाला नगर सिंधु नदी और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य करता। कौन सा नगर, अम्बाला नगर सिंधु नदी और गंगा नदी तंत्रों के बीच विभाजक का मतलब बंटवारे का कार्य करता है। कौन, अम्बाला नगर, ये हम लोगों को ध्यान देना है। एक चीज़ हम लोगों को मित्रों और ध्यान देना है कि जैसे कि अगर भारत की नदियों के बारे में देखें जो भारत से होकर जाती हों, तो जैसे आपकी है यहाँ पर, यहाँ से होकर निकल के जा रही ब्रह्मपुत्र नदी, और इधर से आपकी आ रही सिंधु नदी। ये दोनों नदियाँ यह है, सिंधु है और ये आपकी ब्रह्मपुत्र है। क्या है, ब्रह्मपुत्र है। ये दोनों नदियाँ गंगा से बड़ी हैं, ब्रह्मपुत्र है, ये दोनों नदियां क्या हैं, गंगा से बड़ी हैं, लेकिन ये भारत में कम ही बह रही हैं, और गंगा भारत में सबसे बड़ी बहने वाली नदी है। तो ये दोनों भारत से होकर जाती हैं, इसको हम भारतीय उपमहाद्वीप क्या कह सकते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की नदियां कह सकते हैं, लेकिन भारत की नदी नहीं है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। कहीं कहीं लोग बताते हैं कि भारत मतलब भारत में नहीं, भारत की सबसे बड़ी, तो ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी आएगा, दो नदियां हो जाएंगी, एक ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, एक सिंधु हो जाएगी। तो हम लोगों को सिर्फ यही ध्यान देना है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है, तो गंगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। किसके, ब्रह्मपुत्र नदी गंगा के बाद में उत्तरी मतलब भारत में जो बहती है, वो ब्रह्मपुत्र नदी ज़्यादा क्षेत्र से होकर जाती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है।
अब ये हम लोगों को ध्यान, ब्रह्मपुत्र नदियों में जैसे ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर, चूंकि हम लोगों को ये ध्यान देना है मित्रों, ज़्यादातर नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती हैं। और प्रेजेंट टाइम में तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो कहने मतलब तिब्बत वाला क्षेत्र लगभग अब चीन के पास क्षेत्र है, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती थी, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व और सिंधु तथा सतलज नदी के स्रोत से काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु नदी से कुछ अधिक है, किंतु इसका अधिकतर भाग भारत से बाहर बहता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसका अधिकतर भाग कहाँ से बहता है, भारत से बाहर बहता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए निकल रही है ये नदी आपकी, ये होती हुई ये अरुणाचल प्रदेश से होकर के बिल्कुल भारत में प्रवेश करके बांग्लादेश के थ्रू क्या करती है, गंगा के साथ मिल करके अरब वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो क्या है, भारत से बड़ी है लेकिन ज़्यादातर भारत से बाहर बहती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। हिमालय के समान क्या कर हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, जैसा कि मान लीजिए ये पूरा हिमालय है, तो ये बिल्कुल हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बह रही है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब कह रहा है नामचा वरवा पर्वत, क्या है, नामचा बरवा पर्वत यहीं पर है मित्रों। नामचा बरवा पर्वत क्या कह रहा है, नामचा बरवा शिखर 7,757 मीटर है, कितना है, 7,757 मीटर यहीं पर है। नामचा बरवा पर्वत के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू के आकार की बन जाती है, किसकी, अंग्रेजी के यू के आकार की बन जाती है, हम लोगों को ध्यान देना है। अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के द्वारा, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पत्थर को काट कर नदी जब आती है उसको गार्ज कहते हैं, गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है, जहां इसको दिहांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दिहांग बोला जाता है। तो हम लोगों को ध्यान देना है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं, सांगपो, क्या बोलते हैं, तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। क्वेश्चन आता है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो बोलते हैं और अरुणाचल में इसको दिहांग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और भारत में कहने का मतलब अरुणाचल प्रदेश से जब ये आगे आती है तो इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की 3 नाम हम लोगों को ध्यान देना है। ये तिब्बत में अगर बोलेगा, कहाँ पर, तिब्बत में, मतलब प्रेजेंट टाइम में अब चीन कह सकते हैं, तिब्बत चूंकि तिब्बती वाला क्षेत्र है, तो इसको सांगपो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सांगपो बोलेंगे, सांगपो रिवर। और जब ये अरुणाचल में, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में आती है, तो इसको हम लोग दिहांग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और उसके बाद में जब ये भारत की अरुणाचल छोड़ के शेष भाग में आती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भारत चूंकि अरुणाचल प्रदेश भी भारत में है लेकिन शेष भारत में इसको क्या बोला जाता है, इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना, चूंकि नाम इसका पूछा जाता है। अब आगे हम लोग चलिए देखते हैं, आगे हम लोगों को ध्यान देना है मित्रों कि दिहांग जैसा कि है, क्या है, दिबांग, लोहित और केनुला, क्या है, दिबांग है, लोहित है, केबुला है एवं अन्य दूसरी नदियां से मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये नदियां आकर के इसी ब्रह्मपुत्र नदी में या दिहांग नदी में मिल जाती हैं, तब इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, दिहांग, लोहित या केनुला किसकी सहायक नदियां हैं, तो हम लोग को ध्यान देना ब्रह्मपुत्र की नदी है। लोहित करके पूछा गया है मित्रों, इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि लोहित किसकी सहायक नदी है, तो हम लोगों को ध्यान दिए रहना, लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आगे हम लोग देखते हैं, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाए। एक चीज़ हम लोगों को और ध्यान देना है कि बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। यमुना अलग है मित्रों, यमुना दूसरी नदी है, ये हमारे गंगा की सहायक नदी है, ये यूपी में बहती है और इलाहाबाद के पास गंगा से मिल जाती है, हम लोगों को ध्यान देना है। यमुना यूपी में है और ये जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाए, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किसके नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बह जाती है, इसको एक गुम्फित नदी का, क्या है, गुम्फित नदी का निर्माण करती है। गुम्फित नदी हम लोगों को ध्यान देना, मान लीजिए मित्रों नदी बह रही है तो ये क्या करती है, आगे जा करके कई धाराओं में बट जाती है और इसके बीच में कहीं कहीं पर, कई स्थानों पर टापूनुमा या कई पिंड जैसे बन जाते हैं इसके द्वारा लाई हुई मिट्टियों से, तो नदी कई पार्टों में डिवाइड होती है, टूट टूट कर बहती है, तो इसको गुम्फित नदी कहते हैं। इस प्रकार की नदियों को ये हम लोगों को ध्यान देना है। उत्तर भारत की अन्य, कह रहा है उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदियों में सिल्ट क्षेत्र, क्या कह रहा है, सिल्ट निक्षेपण
की मात्रा बहुत अधिक होती है। क्या करती है, इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण इस नदी की सतह का जल बढ़ जाता है, क्योंकि जब नदी मान लीजिए बह रही है और इसमें सिल्ट का मतलब जमाव बहुत ज़्यादा होगा तो नदी का फैलाव ज़्यादा हो जाएगा। नदी क्या कह रहे हैं, नदी सतह बढ़ जाती है और बार बार अपनी धाराओं मार्ग का परिवर्तन करती है। क्योंकि जब धाराएं मान लीजिए बह रही हैं, ये नदी बढ़ रही है और इसकी धाराएं बहेंगी तो जिधर ढाल पाएंगी उधर को बह जाएंगी। तो कहने का मतलब इसीलिए इसके मार्ग में परिवर्तन होता है। किसके कारण, क्योंकि इसमें सिल्ट का निक्षेपण ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए नदी अन्य नदियों की अपेक्षा ज़्यादा धारा में प्रवाह करती है। आगे हम लोग को ध्यान देना है मित्रों, क्योंकि पाठ बड़ा है तो अब हम लोगों ने उत्तर भारत की नदियों का लगभग लगभग अध्ययन कर लिया है। और हम लोग अब आगे की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बना करके उसमें हम लोग दक्षिण भारत की या दक्षिण भारत या हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अध्ययन करेंगे। एक बार हम लोग फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं मित्रों कि मान लीजिए सबसे पहले जो उत्तर भारत की नदियां हैं या हम लोग हिमालय की नदियां कहते हैं, इसमें सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र है। सिंधु नदी जो है कि आपके मानसरोवर झील के पास से निकल करके ये भारत से होते हुए भारत में लद्दाख से प्रवेश करके आपकी पाकिस्तान की ओर चली जाती है। इसमें हम लोगों को ध्यान देना है, जैसे कि कुछ चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है मित्रों, जैसे बुलर झील। बुलर झील कहाँ पर है, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और इसी तंत्र के पास मित्रों सिंधु नदी के पास हम लोगों को ध्यान देना है, इधर से होकर जा रही है आपकी ब्यास नदी है और चेनाब नदी है, रावी नदी है, सतलज नदी है। तो ये पूरा तंत्र है कहने का मतलब। लेकिन ये ब्यास सिंधु के पास से नहीं होती हैं, ये अलग से निकल के जाती हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना। लेकिन ये पूरा कश्मीर के वाले पंजाब वाले क्षेत्र से होकर जाती है, हम लोगों को ध्यान देना। कहने का मतलब ये उत्तर भारत की नदियां हैं, इस नदियों को भी हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। आगे यहीं पर सतलज नदी पर एक बांध है मित्रों, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोविंद सागर बांध। क्या कहते हैं, गोविंद सागर बांध। आता है क्वेश्चन। यहीं पर बना है भाखड़ा नांगल बांध, भारत का सबसे बड़ा है। क्या है, भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है, सतलज नदी पर है। किस नदी पर है, सतलुज नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा बांध है। किस सागर, यहाँ पर एक सागर इसके लिए बनाया जाएगा जिसको गोविंद सागर बोलते हैं, ये हम लोग को ध्यान देना है। और इसी मिलता जुलता गोविंद सागर यहाँ पर है, इसी से मिलता जुलता उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये बिल्कुल अलग है मित्रों, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये गोविंद सागर भाखड़ा नांगल बांध इसके पास है और सतलज नदी पर है। और ये आपका जो गोविंद पंत सागर है ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोगों को ध्यान देना है कि मान लीजिए जो गंगा नदी है, इसमें मतलब कहने का मतलब बाएं तरफ से हम लोग बोलें या पर्वतीय क्षेत्र से आपकी आने वाली इसकी सहायक नदी है, जैसे शारदा है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये सब आकर के मतलब हिमालय की तरफ से मिलती हैं इसमें। और इधर से आपके नीचे की साइड से मतलब हम लोग ध्यान दें कि दाहिने तरफ से क्या होती हैं आपकी, हम लोगों को ध्यान देना है, दाहिने तरफ से आपकी है चंबल नदी मिलती है, इसमें बेतवा नदी मिलती है, सोन नदी मिलती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये सोन नदी जा रही है और यही आगे चल करके गंगा नदी ब्रह्मपुत्र के साथ मिल करके, जहाँ पर इसको मेघना के नाम से जाना जाता है गिरने से पहले, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद में आपका है, हम लोग देखे हैं कि क्या है आपकी आ रही ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग तिब्बत से चूंकि निकलती है तो तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जाना जाता है, और ये गार्ज के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो जहाँ पर इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। और शेष भारत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में इसको जमुना किस नाम से जाना जाता है, जमुना नाम से जाना जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये हमारी उत्तर भारत की प्रमुख नदियाँ थी मित्रों, इसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब आगे वीडियो में हम लोग दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं मित्रों। जय हिंद, जय भारत।